Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम EE 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर यूजिंग SCR का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर के अंदर, जिसमें DC के अंदर क्या क्या बातें हैं वो आज हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अ कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट कंसिस्ट primarily of three basic components: an electric motor, an energy transmitting device, the working machine। तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। जहाँ पर भी हम कोई भी सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाते हैं, उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर, एक दूसरा जो इलेक्ट्रिक मोटर से एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, और तीसरा जो मशीन काम कर रही है उसको सप्लाई, जो हमारा रिसीवर है वो। तो an electric motor is a source of motive power. An energy transmitting device delivers power from electric motor to the driven machine. It is usually consists of shaft, belt, chain and rope, etc. A working machine is the driven machine that performs the required production process. तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हो गई, हमारी तीनों चीज़ों के बारे में हो गया। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो तो हमें घूमने के लिए एनर्जी देती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देती है। एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस होगा, जो कि कोई बेल्ट होगी या शाफ्ट होगी, कोई कपलिंग होगी। और तीसरा है जो मशीन हमारी रोटेट कर रही है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टुगेदर विथ इट्स कंट्रोल इक्विपमेंट एंड एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ये पूरा तीनों चीज़ें हमने देखी, वो क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाते हैं। एन इलेक्ट्रिक ड्राइव टुगेदर विद इट्स वर्किंग मशीन कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। और अगर हम उसके साथ उसकी वर्किंग मशीन भी लगा दें तो वो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बन जाता है, जैसा कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। पावर सोर्स, पावर कंट्रोलर, मोटर, कपलिंग और वर्किंग मशीन, ये जो पूरा बीच का है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, और ये जो पूरा है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है। वहीं अगर हम मॉडर्न सोर्सेज की बात करें या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण जो हमारे सर्किट्स बनते हैं उनकी बात करें, तो वो हमारे ऐसे सर्किट्स हैं जिनके अंदर हम देख पा रहे हैं एक फीडबैक भी है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमें मोटर की स्पीड को कितना रखना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स की सहायता से कर सकते हैं। अब DC ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हमारे पास दो तरह की ड्राइव्स है, एक DC ड्राइव, एक AC ड्राइव। इनिशियली हम DC ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, DC मोटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स एंड पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशंस। तो DC मोटर का इस्तेमाल एडजस्टेबल स्पीड्स के लिए किया जाता है। अगर हमें स्पीड बिलो टू द बेस स्पीड करनी है तो आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा, और अगर स्पीड हमें अबव द बेस स्पीड ले जानी है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब बेस स्पीड क्या है? जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, जिससे वो नॉर्मली रोटेट करता है, अगर उससे कम स्पीड पे हमें लाना है तो हम उसके आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, और उसी से अगर हमें ज़्यादा स्पीड पे जाना है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा। The phase controller converters and DC choppers are used for the speed control of DC motor। मतलब एक तो हम फेस कंट्रोल कन्वर्टर्स मतलब रेक्टिफायर्स या DC चॉपर्स का इस्तेमाल करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द AC सोर्स और द मेथड ऑफ द वोल्टेज कंट्रोल, DC ड्राइव्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो हमारे पास कौन कौन सी है? अगर हम सिंगल फेस AC सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम फेस कंट्रोल रेक्टिफायर से उसको DC में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको सिंगल फेस DC ड्राइव कहेंगे।
अगर हम 3 फेज़ सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 3 फेज़ डीसी ड्राइव कहेंगे। और अगर हम सिर्फ चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हैं डीसी को चॉपर की सहायता से, तो हम उसको चॉपर ड्राइव कहेंगे। अब पहले हम क्या क्या चीज़ें हमें डीसी मोटर्स के अंदर याद रखनी है वो देख लेते हैं। उसकी बेसिक इक्वेशन क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशंस ऑफ डीसी मोटर। पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम। आप सामने एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसके अंदर हमने जो एक्साइटेशन है, जो हमारा फील्ड है, उसको अलग से सप्लाई दे रखी है VF, और जो हमारा इनपुट है उसके ऊपर सप्लाई है VT। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द लोड टॉर्क TL अपोजिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE फॉर द फील्ड सर्किट VF इज इक्वल्स टू IF डॉट RF एंड फॉर द आर्मेचर सर्किट VT जो इनपुट वोल्टेज है इज इक्वल्स टू EA हमारा बैक EMF अक्रॉस द डीसी मोटर। आर्मेचर के अक्रॉस जो EMF होता है वो बैक EMF EA प्लस IARA। मोटर की बैक EMF की इक्वेशन सामने लिख दी है। ये इज इक्वल्स टू K phi A ओमेगा M विच इज इक्वल्स टू KM ओमेगा M। KM इज इक्वल्स टू K इंटू phi विच इज टॉर्क कांस्टेंट और EMF कांस्टेंट। और जो आगे TE इज इक्वल्स टू KA phi IA, KM इज इक्वल्स टू IA, ये भी इक्वेशन हो गई। ऊपर हमने बैक EMF की इक्वेशन लिख दी, उसी तरह से टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। और TE जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो D ओमेगा M प्लस TL है। TL हमारा लोड टॉर्क है और D ओमेगा M जितनी हमारी फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन कांस्टेंट, जितना हमारा फ्रिक्शन के अंदर लॉस हो रहा है टॉर्क का, वो और हमारा लोड टॉर्क मिलाकर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है P इज इक्वल्स टू ओमेगा M इंटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा। EA इज इक्वल्स टू KM ओमेगा M विच इज इक्वल्स टू VT माइनस IARA। इस इक्वेशन की सहायता से अगर हम ये इक्वेशन जो हमने लिखी है EA की उसको देखें तो ओमेगा M इज इक्वल्स टू KT माइनस IARA अपॉन KM। KM हमने KA phi लिखा था, इसको पुट कर लेंगे तो इसकी सहायता से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो अगर उसकी स्पीड कम करनी है तो क्या करें, आर्मेचर को कंट्रोल करें, वोल्टेज IARA को कंट्रोल करें। और अगर हमें उसकी स्पीड को बढ़ानी है तो नीचे फ्लक्स लिखा हुआ है phi, उसको कंट्रोल करें। तो यही लिखा है स्पीड कैन बी कंट्रोल बाय वेयरिंग आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज VT नोन एज द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अगर आप VT को कंट्रोल करते हो तो ऊपर की पूरी टर्म कंट्रोल हो जाएगी, तो जिसके कारण हम स्पीड को कम कर सकते हैं। और द फील्ड फ्लक्स phi, तो इस सहायता से हम उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया। बेस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द मोटर रन्स अंडर रेटेड आर्मेचर वोल्टेज, रेटेड आर्मेचर करंट एंड रेटेड फील्ड करंट। अगर हम उसका आर्मेचर वोल्टेज भी रेटेड दें, आर्मेचर करंट भी रेटेड दें और फील्ड करंट भी रेटेड दें, तो जो स्पीड हमें मोटर की मिलती है उसको हम बेस स्पीड मानते हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से हम बिलो द बेस स्पीड काम कर सकते हैं। और अगर हमें, चलिए पहले बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ड्यूरिंग दिस कंट्रोल द आर्मेचर करंट एंड द फील्ड फ्लक्स आर कैप्ट कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, IA कांस्टेंट रहेगा और phi कांस्टेंट रहेगा, सो एज टू मीट द टॉर्क डिमांड, जिससे हमें टॉर्क इजीली अवेलेबल हो जाए। देयरफॉर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क ड्रिवन मेथड। ठीक है, तो जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं बिलो द बेस स्पीड बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मेथड। और अगर हम अबव कर रहे हैं, स्पीड अबव द बेस स्पीड आर ऑब्टेन बाय वेयरिंग द फील्ड करंट और फ्लक्स and keeping VT which is armature voltage and IA armature current constant at rated value. As the flux decreases, speed increases so that motor EMF EA remains constant. तो जो मोटर का EMF वो remains constant रहेगा और जिस कारण से इसको हम constant power drive method कहते हैं।
तो जो हमारा बिलो द बेस स्पीड है, जो हमारा आर्मेचर वोल्टेज है, उसको हम कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव कहते हैं, और जो हमारा अबव द बेस स्पीड है, जिसके अंदर हम फील्ड को कंट्रोल करते हैं, उसको हम कांस्टेंट पावर ड्राइव मेथड कहते हैं। देखिए सामने आपको डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर हम इनिशियली जो बेस स्पीड से पहले हमारा टॉर्क कांस्टेंट है, जैसे आपको सामने दिख रहा है टी ई जो है वो कांस्टेंट लाइन आ रही है, और अबव द बेस स्पीड में पावर कांस्टेंट आ रही है, टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और पावर यहाँ पर पहले बिलो द बेस स्पीड से पहले हमारी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि बिलो द बेस स्पीड में टॉर्क कांस्टेंट है, अबव द बेस स्पीड में पावर कांस्टेंट है। ठीक है, अब यही चीज़ हम डीसी मोटर्स के लिए देख लेते हैं, सीरीज़ मोटर्स के लिए। सीरीज़ मोटर में वहाँ जो हमने पहले डायग्राम देखा था उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग हमने अलग से सप्लाई दे रखी थी, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से कोई भी सप्लाई नहीं देंगे, जिस कारण से आप ये देखेंगे कि इक्वेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा। फॉर अ सीरीज़ मोटर, फील्ड वाइंडिंग in series with the armature circuit is designed to carry the rated armature current। तो जो हमारा फील्ड है उसके अंदर भी रेटेड आर्मेचर करंट ही होगा। फॉर द आर्मेचर सर्किट Vt इज इक्वल्स टू EA प्लस IA प्लस RS एंड TE electromagnetic torque is equal to K phi IA। For no saturation in the magnetic circuit, phi is equals to C into IA। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो गया, KACIA स्क्वायर, तो KIA स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई VT की। फाइनली ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली बार। तो फाइनली VT की इक्वेशन बनी VT इज इक्वल्स टू IA K ओमेगा M प्लस RA प्लस RS। तो ये पूरी इक्वेशन बनी। अब इसकी सहायता से हम ओमेगा M की इक्वेशन निकाल रहे हैं। ओमेगा एम इज इक्वल्स टू VT माइनस IA प्लस RS बाय K इंटू IA। तो हमने ये पाया कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें नीचे की तरफ IA है और ऊपर VT है, जिसे हमें मैनेज करना है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बिलो द बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट है और अबव द बेस स्पीड पावर कांस्टेंट है। For speed control up to the base speed, armature terminal Vt is varied with IA kept constant, therefore the P varies linearly and torque remains constant. For speed above the base speed, series field flux is decreases by the use of the diverter or tapped field control। मतलब यहाँ आप इनपुट को नहीं कम करेंगे, आप अपने जो फील्ड है उसके क्रॉस डाइवर्टर सर्किट लगाएंगे, जिससे IA जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क जो है वो डिक्रीज़ करेगा, बट पावर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी।